हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारे साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की जो इंग्लिश की साइकोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। और आज ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। और वैसे ही मैं बनाऊंगी, ट्रस्ट में, वैसे ही आपके नोट्स में बनवाऊंगी जैसे जिस बेस पे आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए यह इस पे अभी रिसेंटली हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आया था। वो कैसे बन के आया था वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे इसके अंदर जो टॉपिक हैं नेचर यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो नेचर किस किस नेचर पे ये काम करती है वो नेचर और वो इसका जो पार्ट है वो आपको पहले देखना है। तो फर्स्ट जो इसके अंदर जो फॉलोइंग स्टेप हैं वो आपको देखना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज साइंस। एक तरह से किसकी तरह काम करती है, साइंस की तरह काम करती है। देखिए ये वाले जो पोर्शन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जैसे फर्स्ट स्टेप हमारे इसमें साइंस से रिलेटिव है। सेकंड है आपका सेकंड नेचुरल साइंस है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, नेचुरल साइंस एंड नेचुरल साइंस। देन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है सोशल साइंस का। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना, इतने नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो कोई फोर्स वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से इतना डीपली वो पूछता भी नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है हमें वही अपना फालतू का हमें रजिस्टर फुलअप नहीं करना है। तो इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल साइंस और फोर्थ हमारा पॉजिटिव साइंस। देखिए अभी जो फर्स्ट ग्रेड में जहाँ से क्वेश्चन बन के आया था वो ये वाला है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो स्टेप देखो, इनमें से ये हमारे पास 7 स्टेप हैं, इनमें से 3 वो दे देता है और एक वो नहीं देता है। तो किस में से कौन सा नहीं है, या फिर 3 वो नहीं देगा और एक वो देगा, तो इसमें कौन सा है। तो ये क्वेश्चन अभी आया था कि 3 उसमें अलग थे और एक पॉजिटिव साइंस उसमें था, तो हमें इसको टिक करना था। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन के आया था, तो मैं वैसे ही आपको करना सिखाऊंगी। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया है। 5वां स्टेप देखते हैं। 5वां स्टेप है हमारा अप्लाइड या फिर बिहेवियरल साइंस, ये हमारा 5वां स्टेप है। और 6 स्टेप हमारा डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस, ये हमारा 6 नंबर का स्टेप है। एंड 7 लास्ट एंड फाइनल है हमारा यूनिवर्सल जो साइंस है, ये हमारा इसका लास्ट एंड फाइनल है। तो इन 7 जो स्टेप है इसके नेचर के, एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर के, ये आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। ओके, देन हम इसके बाद देखते हैं इसके मेथड। देखिए इसमें फिर नेचर के बाद इसका जो आता है वो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है मेथड का, कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मेथड कौन कौन सी हैं और हम उनको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें से आप देखिए, इसको वैसे तो 2 टाइप में बताया गया है, हमें 2 टाइप दिए गए हैं इसके, बट उनमें से भी उनके भी सब टाइटल्स हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट में हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, और जो जिसके अंदर फर्स्ट देखो हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड है, जिसके अंदर 2 टाइप के हैं, और मतलब बाकी और वो है, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं, आगे हैं वो। तो मैं इसका एक काम करती हूँ, आपको इसके स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड कर रखा है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फिर आगे हम देख लेंगे। तो इसका जो 2 टाइप में है उसमें से फर्स्ट तो है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड और सेकंड है आपका एक्सपोजिटरी मेथड, यानी कि मतलब मैं आगे समझाऊंगी। पहले हम ऑब्जर्वेशनल मेथड को देख लेते हैं। अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके जो पार्टीशन दिए गए हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशनल या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फील्ड मेथड, ये हमारे काउंट होते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड में। और एक्सपोजिटरी मेथड के अंदर जो काउंट होते हैं, ये जो नीचे वाली आपको लाइन दिख रही होगी, ये सारे जैसे केस स्टडी है,
और सर्वे मेथड है, टेस्टिंग मेथड है, जेनेटिक है एंड क्लिनिकल है, कंपेरेटिव है, डिफरेंटिव है, साइको है। तो ये सारे के सारे मेथड किस में काउंट होते हैं, इसमें काउंट होते हैं। देखो आगे मैं और बता देती हूँ आप। तो भी आप देख सकते हैं एक्सपोजिशन मेथड के अंदर 10 है और उसके अंदर 4 है। ये मैंने आपको वहाँ पे विन डायग्राम समझा दिया है। अब बारी आती है, हमारा टर्न आता है इनको समझने का। 1 बाय 1 इनके अंदर आखिर है क्या, वो अब हमें देखना है। तो बाकी का जो ये पोर्शन है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा हम वहीं से उसको समझेंगे, ठीक है। देन हम इसको देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका 1879 में शुरू हुआ था और विलियम वुंट ने और जर्मनी के अंदर उसने अपनी लैब बनाई थी। वहाँ से उसने फर्स्ट अटेम्प्ट इसका किया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और विलियम वुंट ने कहाँ से, मतलब इसकी फर्स्ट लैब थी वो कहाँ पे थी, जर्मनी में थी। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1879 में और किसने की थी, विलियम वुंट ने। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमने पीछे देखा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ से आप देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया है, ध्यान में रखें, विलियम वुंट। ऊपर मैंने बताया है ये इसका मेथड है, किसने दिया है, विलियम वुंट ने दिया है। देन इसके बाद इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है इसने सेल्फ ऑब्जर्वेशन नाम दिया है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी इसके किसके बारे में बताया गया है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में, यानी खुद के बारे में बताना, खुद का एनालिसिस करना। और ये स्टार्टिंग मतलब इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं। इतना आपको ध्यान में रहेगा इसमें, तो आपका इंट्रोस्पेक्शन कंप्लीट है। इससे 2-4 किससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देन इसके बाद जो टर्न आता है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड का। ऑब्जर्वेशनल मेथड को डिफाइन करने वाले थे जे.बी. वॉटसन और बात है 1913 की। एंड देन इसके अंदर, और जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब मीन्स आप जानते होंगे, यानी कि दूसरी चीज़ों का एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये थोड़ी आपको भी अपना माइंड काम में लेना है। उसके जो वर्ड होते हैं उनके आधार पर भी उनको आपको जो उसका एनालिसिस होता है वो आपको करना है। देन नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा इंटरव्यू मेथड। तो फर्स्ट और सेकंड आप समझ गए होंगे। फर्स्ट में है कि सब खुद का एनालिसिस करना, उसके अंदर सेकंड में है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना, एंड थर्ड में है इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेट होता है ना, मीन्स जैसे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट के साथ वो इंटरव्यू होता है। तो इसको 5 टाइप्स में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये 5 टाइप्स अब ये रहे हैं इनको आप पढ़ के और रीड करके आपको पता चल जाएगा कि कैसी है। फोकस्ड इंटरव्यू, रिपीटेड है, क्लिनिकल है, डायग्नोस्टिक है, रिसर्च एंड पर्सनल। ये सब आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको इनको जो साइकोलॉजिस्ट हैं किसने कौन सा मेथड दिया है, तो ये सिर्फ आपको ज़्यादा तो यही ध्यान में रखना और इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैं आपको करवाऊंगी। अदरवाइज बुक्स तो भरी पड़ी हैं, हमें पता है बुक्स भरी पड़ी, हम रीड कर सकते हैं, लेकिन मेन जहाँ से क्वेश्चन बन के आता है वो हमें देखना है। हमें फालतू का नोट्स नहीं बनाने हैं जो हमारे यूजलेस हो। देन इसके बाद जो 4th नंबर आता है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मतलब जो जर्मनी के अंदर जो लैब बनी थी, जो लेबोरेटरी बनी थी, वो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। तो वो मेथड किस में था, एक्सपेरिमेंटल मेथड में आता है ये। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया था, विलियम वुंट ने, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया था, विलियम वुंट ने। तो दोनों मेथड किसकी हैं, विलियम वुंट के हैं। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। 5th नंबर का मेथड है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में हमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो स्टडी होती है, जो
जो एनालाइज होता है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए पैटर्न, यानी कि आप समझ गए होंगे सर्वे करना, किसी चीज़ का सर्वे करना, या वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे वैसे करना है। आपको इसमें जो जो मेथड है वो आपको ध्यान में रखने हैं, और किसी मेथड के अंदर अगर एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है तो वो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद फिफ्थ जो है हमारा वो है द केस स्टडी। केस स्टडी मैंने यानी कि पर्सनल, इसके अंदर सिर्फ पर्सनल है, इंडिविजुअल जो स्टडी वही होती है इसके अंदर, इतना आपको इसमें ध्यान में रखना है। देन इसके बाद हमारा जो 6 नंबर का मेथड है वो है क्लिनिकल मेथड। अभी देख लो इसको क्या कहते हैं। मीन्स क्लिनिकल मेथड होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो डिटेल होती है वो कलेक्ट की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट किए जाती हैं, जिससे कि उसके बिहेव के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी हम स्टडी कर सकें। जैसे कोई भी बच्चा है या कोई भी किसी कोई एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है किसी इंसान से रिलेटिव, या उसके अंदर एक समाज के अंदर जो रह रहे हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट या माल एडजस्टमेंट किसी भी तरह का कोई भी मेरिट या डीमेरिट है, तो उसको हम स्टडी किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ही हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये क्लिनिकल मेथड में होता है। देन जो ये इसके अंदर जो स्टेप है वो स्टेप कैसे हैं, जैसे इंटरव्यू के थ्रू इसमें ये स्टेप इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, या फिर हाइपोथेसिस फॉर्मूला होता है, डायग्नोसिस होता है, या फिर प्लान के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैंने आपको ये बता दी है कौन कौन से मेथड हैं, और किसी मेथड के अंदर अगर एक्स्ट्रा फैक्ट है तो वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद जो आपको लाइन ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि द स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बहुत ही यूज़फुल है टीचर के लिए। और वो यूज़फुल कैसे है, मीन्स कि टीचर है वो क्लास के अंदर उसको कैसे अप्लाई करे, जिससे कि उसका जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो सब्जेक्टिव कमांड है या फिर बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है वो काफ़ी शानदार हो। तो मीन्स कि पहले सबसे पहले कि टीचर है वो क्या करे, प्लानिंग करे, और उसको अप्लाई करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करे। आफ्टर दैट वो उनका इलोवेटिंग करे, यानी कि उसका इलोवेशन करे। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इलोवेटिंग, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। देखो ये ऐसे मीन्स कि एग्जाम के अंदर ऐसे इस तरह से घुमा के वो दे सकते हैं। पहले ऑर्गेनाइजिंग दे सकते हैं, देन उसके बाद जो इलोवेटिंग दे सकते हैं, देन आफ्टर दैट प्लानिंग दे सकते हैं। तो हमें इसका जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट सीक्वेंस प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है एंड इलोवेटिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा, इसको हमें यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर ए टीचर, या फिर हम इसको स्कोप भी बोल सकते हैं। एक यूटिलिटी की जगह आपको एक वर्ड और आ सकता है, स्कोप आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ सेंटेंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटिव दो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हैं, उनको समझ लेना है। फर्स्ट हमारी स्किनर की है, सेकंड हमारी कुप्पुस्वामी की है। तो इनको ध्यान में कैसे रखना, मैंने कैसे याद किया वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने लेवल पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको याद किया, जैसे स्किन से मैंने स्किन को ध्यान में रखा, स्किनर से मैंने स्किन को ध्यान रखा। देन टीचर, यानी टीचर कैसा है, यंग टीचर है, और यंग टीचर की जो स्किन होती है वो ब्रिज, यानी कि एक ताकतवर जो ब्रिज होता है जिसको हम लोगों के लिए एक पुल का काम करता है, एक दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसी तरह से मैंने इनको आपस में कनेक्ट किया था कि जो एक यंग होता है उसकी जो स्किन होती है एक अच्छे पुल की तरह होती है, और जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं उनकी स्किन भी ढलती हुई चली जाती है। तो यानी कि वो उनके अंदर कम स्ट्रेंथ बचती है और यंग के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ बचती है। तो इस तरह से मैंने इनको कनेक्ट करके वर्ड को इसको ध्यान में रखा है। और यकीन मानिए जैसे ही हम मैं किसी डेफिनेशन को देखती हूँ मेरे सामने, वो मुझे तुरंत उस साइकोलॉजिस्ट का नाम ध्यान में आ जाता है। और वैसे आप चाहे कितना भी रटो, रटने वाली चीज़ हम हमेशा भूल जाती हैं। इसके बाद कुप्पुस्वामी है। कुप्पुस्वामी की जो डेफिनेशन है वो हमेशा में कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, ये दो वर्ड हैं। जैसे कंट्रीब्यूट करना, डेवलपमेंट करना, इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, बट मैं जो ध्यान में रखती हूँ वो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स है। ये दोनों वर्ड देखते हैं मुझे कुप्पुस्वामी याद आ जाता है।
तो और बाकी आपको जैसे याद करना है वो आप अपना ट्रिक अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँ वैसे ही आप यूज़ में लें। या अब इसके अंदर जो कुछ स्टेप्स हैं टीचर के लिए जो उनको हेल्प करती हैं, टीचर को हेल्प करती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर 10 स्टेप हैं। बाकी देखिए हम फर्स्ट हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, हमें चाइल्ड को, बच्चे को समझना होता है, उसके गोल के फॉर्मूले को हमें समझना होता है, उस चिल्ड्रन के सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट मीन्स होता है सहज ज्ञान, यानी कि उसका जो बौद्धिक लेवल है वो कैसा है, हम उसको आसानी से कैसे समझा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन फोर्थ नंबर पे है उसका पोटेंशियल्स, यानी कि उसकी जो क्षमता है, मीन्स हम उसको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसा नॉलेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसकी कितनी क्षमता है उसको ग्रहण करने की, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। फिर 5 नंबर पे है टीचर ओन रूल, कि टीचर खुद भी अपने रूल ऐसे अप्लाई करें जो सीधे सिंपल हों, यानी बच्चे के सामने ऐसे टेढ़े मेढ़े रूल ना अप्लाई करें जिससे कि बच्चा थोड़ा भ्रमित हो जाए और वो उलझन में पड़ जाए, ऐसे रूल्स नहीं है, हमें अप्लाई नहीं करना है। देन 6 नंबर है इंडिविजुअल डिफरेंस। देन 7 नंबर हमारा नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फोर्स। हेरिडिटी मीन्स हमें उसकी जो वंशानुगति और उसका जो एनवायरमेंटल जो फोर्स है वो भी हमें ध्यान में रखना है, उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि उसकी जो वंशगति है, यानी कि उसके पेरेंट्स हैं से उसकी जो माइंड की जो क्षमता है, जो पोटेंशियलता है, मतलब वो कैसी है, वो अग्रगामी वाली है, धीमी है, मंद है, तेज है, कैसी है, और उसका एनवायरमेंट कैसा है वो हमें ध्यान में रखना है। देन 8 नंबर है हमारा रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बाकी एक हम जो ध्यान में रखते हैं वो रिवार्ड और पनिशमेंट, यानी कि कैसे वो बच्चा रिवार्ड से आगे बढ़ेगा, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वो पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ काम करती हैं। एक रिवार्ड पॉजिटिव का सिंबल है और पनिशमेंट नेगेटिव का है। देन 9 नंबर पे हमारा लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि उसकी लर्निंग की जो क्षमता है वो भी हमें ध्यान में रखनी है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए टीचर को। देन नेक्स्ट उसका मेंटल एबिलिटी कैसी है उसकी, यानी कि उसका माइंड है वो कैसा है, वो किस तरह से एक्सेप्ट कर पा रहा है, धीमे कर पा रहा है, तेज कर पा रहा है, उसकी गति कैसी है, ये हर एक चीज़ का नॉलेज टीचर को होना चाहिए, तभी वो उसकी एजुकेशन है वो क्लास के अंदर अच्छे से अप्लाई हो पाएगी। हर एक बच्चे के बारे में उसको पता होना चाहिए कि उसकी मानसिक क्षमता कितनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप भी अपने नोट्स बनाते चलिए, वैसे वैसे आप रीड करते चलिए, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।